नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। वर्ल्ड्स बिगेस्ट इलेक्शन, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव। इस चुनाव के नतीजों का सबको इंतजार है। 4 जून की तारीख को क्या नतीजा आएगा सामने, सब दम साध कर इसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले चुनावों से जुड़े अनुमान सबकी जुबान पर हैं कि कौन 4 जून को सत्ता में लौटेगा या सत्ता में आएगा। इसे लेकर तमाम सर्वे एजेंसीज ने, तमाम न्यूज़ चैनल्स ने, अखबारों ने अपने अपने सर्वे कराए। उस सब पर सबकी निगाह रहेगी। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि उन तमाम एग्जिट पोल से बेपरवाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर दिल्ली लौट आए हैं। और आज का उनका जो कार्यक्रम है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, काफ़ी व्यस्त रहा है। प्रधानमंत्री ने आज ताबड़तोड़ 7 बैठकें की हैं अपने अधिकारियों के साथ। और आने वाले दिनों का जो एजेंडा है वो उन्होंने सेट किया है। आने वाले दिनों के एजेंडा पर काम उन्होंने शुरू किया है। और इसके अलावा आज आप ये देख रहे हैं तस्वीर, उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। देश के तमाम इलाकों में जो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, लू है, लोग परेशान हो रहे हैं, उन स्थितियों से कैसे निपटा जाए। इसके अलावा चक्रवाती तूफान रेमल ने जो तबाही मचाई, उससे उत्तर पूर्वी राज्यों में, बंगाल में, ओडिशा में जो नुकसान हुआ, उससे कैसे जल्द से जल्द निपटा जाए। इस सब पर प्रधानमंत्री ने आज अपने अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्हें ज़रूरी दिशा निर्देश दिए, लोगों की मदद करने के लिए सतर्क रहने को कहा। और इसके बाद जो है प्रधानमंत्री अपने तमाम कामों में लगे रहेंगे। 4 जून का सबको इंतजार रहेगा। लेकिन इससे पहले कल शाम जैसे ही आखिरी दौर का मतदान खत्म हुआ, सभी चुनाव से जुड़े जो सर्वे एजेंसीज थी, न्यूज़ चैनल्स थे, उन सब ने अपने अपने अनुमान दिखाने शुरू किए। और ये अनुमान एक बार फिर बता रहे हैं कि सत्ता में तीसरी बार मोदी सरकार आ रही है। अगर पोल ऑफ पोल्स देखेंगे तमाम सर्वे एजेंसीज का निचोड़, तो एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक एनडीए इस बार 365 सीटें ला सकता है। यह अनुमान है सर्वे एजेंसीज का, उसका औसत है जो तमाम सर्वे एजेंसीज ने दिया है। और उसमें 317 सीटें बीजेपी की होंगी। तो ये अनुमान बता रहा है कि बीजेपी और एनडीए धमाकेदार वापसी सत्ता में करने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार हैट्रिक लगाने जा रही है। और अगर आप इसके उलट जो ऑपोजिशन है उसकी सीटें देखें, जो तमाम सर्वे एजेंसीज हैं उनके अनुमान के मुताबिक, तो वो उम्मीदों से जो तमाम दावे विपक्षी पार्टियां कर रही थी उससे काफ़ी कम है। इंडिया जो गठबंधन है उसको 146 सीटें मिलने का अनुमान है और उसमें कांग्रेस को 61 सीटें मिलने का अनुमान है। तो कांग्रेस 100 का आंकड़ा एक बार फिर पार नहीं कर पा रही है। ये जो तमाम सर्वे एजेंसियां हैं उनके अनुमान, उनके सर्वे बता रहे हैं। और अन्य जो पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां, उनको 32 सीटें मिलने का अनुमान है। तो 150 के आंकड़े पर भी इंडिया गठबंधन नहीं पहुंच रहा है। ये पोल ऑफ पोल्स जो है उससे समझ में आ रहा है, उससे एक बड़ा मोटा अनुमान लग रहा है। तो 7 दौर का लोकसभा चुनाव खत्म हुआ है, 2 दिन बाकी हैं। अब जो देश के बड़े राज्य हैं, कहते हैं कि दिल्ली का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें, जो देश में किसी भी राज्य की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, उसमें उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है इन सर्वे एजेंसीज के सर्वे में, वो देखते हैं। 68 सीटें एनडीए को मिलने का अनुमान है, पिछली बार से भी ज़्यादा 68 सीटें इस बार एनडीए को मिलने का अनुमान है। इंडिया को 12 सीटें मिलने की बात है और अन्य के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। तो इंडिया का मतलब है यहाँ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन। 80 में से 12 सीटें ही उनको मिल पाएंगी। हालांकि बहुत ज़बरदस्त चुनाव प्रचार उन्होंने भी किया और बीजेपी का चुनाव प्रचार, उसकी चुनाव मशीनरी हमेशा की तरह बहुत आगे रही इस पूरे मामले में। लेकिन तब भी जो तमाम कोशिशों का नतीजा है, सर्वेज के मुताबिक, एग्जिट पोल्स के मुताबिक, बीजेपी के ही पक्ष में जाता दिख रहा है। ये पोल ऑफ पोल्स है। हम आपको एक बार फिर बता दें, जितनी भी एजेंसीज हैं उन सब का जो निचोड़ है, उन सब का जो औसत है, ये उसका आंकड़ा है। और अब हमारा सवाल ये है उत्तर प्रदेश को लेकर, हम खास बात करेंगे कुछ राज्यों की। उत्तर प्रदेश में क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की रैलियों में जो भीड़ पहुंच रही थी वो वोटों में तब्दील नहीं हुई? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि काफ़ी भीड़ उनकी रैलियों में आ रही है। और उत्तर प्रदेश में एनडीए और बीजेपी की इतनी बड़ी कामयाबी की वजह क्या है, जो सर्वे एजेंसियां बता रही हैं कि इतना ज़बरदस्त बहुमत सरकार को मिलेगा, उत्तर प्रदेश से इतनी ज़्यादा सीटें बीजेपी और एनडीए को मिलने वाली हैं। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कई खास मेहमान। हमारे साथ हैं शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे। हम इसके साथ ही आपको दिखा दें, ये एनडीए का उत्तर प्रदेश बिहार का अनुमान है। बिहार
बहुत ही इस बार दिलचस्प राज्य रहा। बिहार में खास तौर पर यह कहा जा रहा था कि इस बार काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा एनडीए को, लेकिन वैसा नुकसान इस बार होता हुआ नहीं दिखा है और एक बार फिर एनडीए जो है यहाँ सत्ता में आता दिख रहा है। तो इस सब पर बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान है इस वक्त जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन हमारे साथ हैं और इसके अलावा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किदवई। सबसे पहले किदवई साहब आपसे सवाल, जो सर्वे एजेंसीज के तमाम एग्जिट पोल्स बता रहे हैं, क्या मानते हैं आप? सारी एजेंसीज एक तरफा एक तरह से नतीजे बता रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इन नतीजों पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ सुशील जी, मुझे आपकी आवाज पूरी तरह से नहीं आ रही है। 6 महीने पहले लगभग घोसी में एक उपचुनाव हुआ था और जो घोसी में उपचुनाव हुआ था उसमें घोसी लग रहा था कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी नहीं है। इनके सारे सेंट्रल मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सबके सब घोसी में वहां पे डेरा जमाए बैठे थे, लेकिन फिर भी हम 50,000 से ज्यादा के मार्जिन में वहां पर जीते। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी पूर्वांचल में इलेक्शन हुए, लास्ट 2 फेजेस में पूर्वांचल की 26-27 सीटों के आसपास इलेक्शन हुए, जिसमें से 130 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज आती हैं। आप देखिए कि कैसे भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ डाउन हो रहा है कि 2017 में इन्हीं 130 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भारतीय जनता पार्टी 87 सीटें जीती थी, जो उसके बाद में कम होकर के 64 हो गई और समाजवादी पार्टी 14 से बढ़कर के 42 हो गई। तो एग्जिट पोल्स की जगह मैंने आपको एग्जैक्ट पोल्स बता दिए, जो एक्चुअल लिटमस टेस्ट होते हैं किसी भी डेमोक्रेसी का, कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का जो गिरता हुआ ग्राफ है, चाहे आप 2014 से देख लिए, 2014 में जो इनका वोट शेयर था, जो इनकी सीटें थी, चाहे वो असेंबली ले लीजिए चाहे पार्लियामेंट ले लीजिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी गिरती चली जा रही है। और एक हमारा समाजवादी पार्टी हमने भी अपना एक इंटरनल पोल कराया है, जिसके हिसाब से मार्क माय वर्ड्स, आप कहीं पेन और पेपर पे चाहे तो लिख करके रख लीजिए, अलोन समाजवादी पार्टी इज गोइंग टू विन 50 सीट्स एट लीस्ट इन दिस इलेक्शन। ये आपका बहुत बड़ा दावा है फराज साहब, 50 से ज्यादा सीटें आप सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी को बता रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला भी हैं। शहजाद साहब, आपका भी स्वागत है। जो फराज किदवई कह रहे हैं, वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी को यूपी में 50 सीटें मिलेंगी, सिरे से वो एग्जिट पोल्स को नकार रहे हैं। आप इन एग्जिट पोल्स पर क्या कहेंगे? सारे एग्जिट पोल बीजेपी को लैंडस्लाइड विक्ट्री बता रहे हैं, एनडीए की लैंडस्लाइड विक्ट्री बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है, वहां 68 सीटें दे रहे हैं। सुशील जी, आपको सबसे पहले मेरी आवाज आ रही है ठीक से? क्योंकि आवाज में कुछ गड़बड़ हो रही है। बिल्कुल, आपकी मेरी आवाज आ रही है तो मैं अपनी बात को प्रारंभ जी जी जी। देखिए, ऐसा है सुशील जी, 2014 में भी समाजवादी पार्टी ने कहा कि वो जीत रही है, 17 में भी कहा, 19 में भी कहा, 22 में भी कहा, 23 के बाईपोल में भी कहा, अब 24 में भी वो कह रहे हैं। इनसे सिर्फ एक चीज़ पूछ लीजिए, अभी 3-4 महीने पहले जब राज्य के चुनाव हुए थे तो यही समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस के नेता की जमात आती थी तो कहते थे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हम लोग हार रहे हैं और कांग्रेस पार्टी वहां पर जीतने वाली है। उसके बाद क्या हुआ हमने देखा है। मैं कह रहा हूं कि आज एग्जिट पोल को 1 मिनट के लिए साइड कर दीजिए सुशील जी, आज एक एग्जैक्ट पोल भी आया है। अरुणाचल प्रदेश का आज एग्जैक्ट पोल आया है। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दूसरी बार बनी है और जो कांग्रेस पार्टी 10 साल पहले जिनकी सरकार थी वहां पर 0 हो चुकी है। और जो नॉर्थ ईस्ट में इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा बनाया था, आज नॉर्थ ईस्ट मुक्त ऑलमोस्ट हो चुका है कांग्रेस पार्टी वहां से। अब मैं आता हूं राजनीतिक पिक्चर पर। एग्जिट पोल्स के आंकड़े जो एग्जैक्ट पोल्स में तब्दील होंगे 4 तारीख को, ये बात मैं भी स्वीकारता हूं। परंतु आप 2014 में सुशील जी हम कहते थे 272 पार होंगे, किसी ने हमें दिया था 272 तो हम 282 आए, तब भी 30-40 सीट कम देते थे। 2019 में हमने कहा 300 पार होंगे, किसी ने दिया था हमें 303, हमें 30-40 कम दी थी, हम 303 पर आए। अभी भी कुछ आंकड़े डायरेक्शन सही बता रहे हैं, परंतु मैं समझता हूं कि इसमें 30-40 और बढ़ने का स्कोप भारतीय जनता पार्टी के लिए। पर मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले अखिलेश जी ने तो कहा था 79 आउट ऑफ 80 जीत रहे। अब फराज जी आकर कह रहे कि 50 जीत रहे, मतलब कि 2 दिनों में उन्होंने खुद ने अपने जो आला कमान है उसके आंकड़े में से 29 घटा दी है। तो मुझे लगता है कि ये नॉन सीरियस तरीके से नंबर्स देना 295, 110, 150, 180, इसका कोई तर्क नहीं बनता। आज एक सवाल सिर्फ ये पूछा जाना चाहिए कि डायरेक्शनली अगर सब कोई एक ही डायरेक्शन में बता रहा है तो कहीं ना कहीं एक चीज स्पष्ट है कि 10 साल के बाद भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार फिर से बनने वाली है। ये प्रो इनकम्बेंसी एंड डिलीवरी जो ग्राउंड पे हो रही है, इसको नकारा नहीं जा सकता। और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, आसाम, त्रिपुरा, हरियाणा, यहां पर भाजपा की सरकारें रिपीट होती जा रही है और 2011 से कांग्रेस की किसी भी बड़े राज्य में सरकार रिपीट नहीं हुई है।
तो जी, मुझे लगता है बिल्कुल। कि जनता का मूड क्या है, अगर आप देखना नहीं चाहते तो शुतुरमुर्ग व्यवस्था में रह सकते हैं। तो शहजाद साहब, आपकी बात समझ में आ गई। फराज साहब, बहुत ज़्यादा उम्मीद आपने लगाई हुई हैं। देखते हैं कि परसों क्या नतीजा आता है। बिहार की भी हम बात कर रहे हैं इसी सेगमेंट में। बिहार में जो एग्जिट पोल्स हैं, उन्होंने अगर उसका निचोड़ हम देखें, उसका औसत हम देखें एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स का, तो एनडीए को 33 सीटें मिल रही हैं, इंडिया गठबंधन को 6 और अन्य को 1 सीट मिल रही है। हमारे साथ जेडीयू के नेता हैं राजीव रंजन, प्रवक्ता हैं आप पार्टी के। आपको इतनी उम्मीद थी जितना एग्जिट पोल्स बता रहे हैं? ये कहा जा रहा था कि जेडीयू इस बार वो प्रदर्शन नहीं कर पाएगी, बीजेपी भले ही करे, और कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार का जो है वो करिश्मा अब लगभग खत्म हो गया, अब बारी आरजेडी की है। इस तरह की बातें कही जा रही थी। तो एग्जिट पोल्स को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये सवाल बराबर तब तक उठते रहते हैं जब तक कि एग्जैक्ट पोल के नतीजे नहीं आए। और बिहार में निसंदेह आरजेडी और कांग्रेस लोगों को गुमराह करने के लिए अब तक जो भी बातें कहती रही, लेकिन अब उन्हें 48 घंटे के बाद जनादेश का सामना करना पड़ेगा। और ये 33 सीटें पोल ऑफ पोल्स पे दी है, लेकिन ये सच है कि जो भी एग्जिट पोल होते हैं वो एक दिशा का एहसास कराते हैं, लेकिन जब जीत का सिलसिला शुरू होता है तो ये 39 सीटें हमारी हैं। कुछ सर्वे की एजेंसीज ने हम लोगों को 39 सीट्स भी दिए, 38 सीट्स भी दिए। हमारा ये मानना है कि हम 40 सीटों पर चुनाव जीतेंगे, और उसकी वजह बिल्कुल साफ है। देखिए, हम लोगों का जो वोट शेयर है, अगर पिछले लोकसभा चुनाव को अगर हम देखें तो 2019 में जो दल थे, आज वो दल तो है ही है, इनके साथ हम और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी भी आज के इस अलायंस में शामिल है, और ये 60% से ज्यादा का वोट शेयर हो जाता है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी को एक जो बिहार के चुनाव की जो जमीनी सच्चाई है कि जिस अलायंस की अगुवाई नीतीश कुमार जी करते हैं, उसको एक प्रचंड जनादेश पूर्व के चुनाव में भी मिलता रहा है, और करिश्मा कमजोर हुआ है, जी। उनकी छवि को कहीं कोई नुकसान हुआ है, ये तो नतीजे बताएंगे। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि इस अलायंस को ये गर्व है कि हमारे पास दो परफॉर्मर्स हैं। एक जिन्होंने देश में 10 वर्षों में जी। विकास की नई इबारत लिखी, पूरी दुनिया में उनकी जो प्रतिष्ठा है, और भारत को जो एक उन्होंने सम्मान दिलाया। जी। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी के 20 वर्षों का कार्यकाल, इन 20 वर्षों में चाहे वो आधारभूत संरचना हो, या लोगों को बिजली हर घर तक पहुंचाने का संकल्प हो, पानी पहुंचाने का संकल्प, जिस तरह से वहां पंचायती व्यवस्था में आरक्षण से लेकर आज जातीय सर्वे, 5 लाख जी नौकरियां। राजीव जी, आपकी बात में समझ गया। नीतीश कुमार सरकार ने जमकर काम किया, आपका ये कहना है, और उसका नतीजा ये है कि इतने वोट आपकी पार्टी को मिलेंगे, और आपकी उम्मीद इससे भी कहीं ज़्यादा की है। 1-2 दिन की तो बात है, तो इसलिए सबको उम्मीद से रहना चाहिए कि हमको खूब वोट मिलेंगे। अच्छा है, इस खुशी में कम से कम 2 दिन तो अच्छे गुजरेंगे, उसके बाद देखना है कि 4 जून को क्या होता है। हमारे साथ 2 और हमारे खास मेहमान हैं। आनंद दुबे हैं, प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी के। आपसे बात करेंगे आनंद जी अभी महाराष्ट्र के मुद्दे पर भी, और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मुकेश नायक भी हैं। मुकेश जी, पहला आपसे सवाल, मैंने बीजेपी से भी सवाल लिया है, जेडीयू से भी, समाजवादी पार्टी से। ये जो एग्जिट पोल्स के रिजल्ट हैं, एक तरफा हर सर्वे एजेंसी जिस तरह के रिजल्ट बता रही है, क्या आपको इन सर्वे के रिजल्ट्स पर यकीन है या नहीं? ये तो सब एक ही तरफ जा रहे हैं, कोई भी आपकी तरफ नहीं आया। जी हाँ, बिल्कुल। और हमारे भी अनुमान के बिल्कुल विपरीत है। एग्जिट पोल जो पूरे सर्वे और अपने अनुमान बता रहा है, ये भी हमारे जिस तरह का हमारा अनुमान है पूरे देश भर में, खासतौर से दक्षिण भारत में, केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, इन इन राज्यों में, पश्चिम बंगाल में, इवन बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, यूपी में भी हमको लग रहा है कि हम बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे। हमारे सारे अनुमान इस एग्जिट पोल में धराशायी होते हैं। फिर भी कोई बात नहीं, अगर इस तरह के भी अगर रिजल्ट आएंगे तो विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के हम लोग वो भी स्वीकार कर लेंगे। लेकिन पूरे इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं और पूरे नेता हैं, इस बार एक अच्छी रणनीति के तहत
पूरी शक्ति और क्षमताओं के साथ, और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता एकजुट होकर ये चुनाव लड़ा। और अयोध्या में मंदिर के बाद जिस तरह का भाव राज्य पूरे देश में बना था, जिस तरह का वातावरण पूरे देश में बना था, ऐसा लगता था कि इस चुनाव में कुछ है ही नहीं, बिल्कुल एक तरफा वातावरण पूरे देश का बन गया है। लेकिन पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद जिस तरह से ये चुनाव अपना रूप बदलता हुआ दिखाई दिया, पूरा वातावरण बदलता हुआ दिखाई दिया, और वो जो जो सेफोलॉजिस्ट है, या जो सामाजिक सरोकार रखने वाले जो लोग हैं, या जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने भी वहां जाकर उन स्थानों पर जाकर जनता से जो बात की, संपर्क किया, विमर्श किया, बातचीत की, उन उन उसके आधार पर भी जो एग्जिट पोल के ये अनुमान है उससे मेल नहीं खाते हैं। फिर भी देखिए, जो भी परिणाम आएंगे, एक दिन तो बचा ही है, हम सब लोग उसको स्वीकार करेंगे। बाकी ये हमारे अनुमान के विपरीत है, एग्जिट पोल के जितने भी अनुमान आप हैं। एक तरह से इन एग्जिट पोल्स को नकारते हैं, अगर संक्षेप में कहें तो? 100%। जी। बिल्कुल, कांग्रेस को बिल्कुल इन एग्जिट पोल्स पर यकीन नहीं है। पूरे इंडिया गठबंधन का कहना है कि ज़मीन पर जो उसका प्रदर्शन है वो कहीं बेहतर रहा है इन आंकड़ों से जो एग्जिट पोल्स ने दिखाए हैं। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश और बिहार पर हमने संक्षिप्त चर्चा की है। कुछ और राज्यों पर, बैटल ग्राउंड स्टेट्स पर हम करेंगे बात। ये बिहार किससे पहले आप एक बार फिर देखिए, एनडीए को 365 सीटें मिलने का अनुमान है, 317 इसमें से बीजेपी को जाएंगी, जो पिछली बार से बहुत ज़्यादा हैं, 303 से, और कुल सीटें 543 होती हैं। इंडिया गठबंधन की 146 और इसमें कांग्रेस की 61 सीटें। आगे हम बात करेंगे महाराष्ट्र पर भी, कुछ और राज्यों पर भी, जिन राज्यों ने दिल्ली का जो रास्ता है वो आसान या मुश्किल करने का काम विगत में किया है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और लौटेंगे। हमारे साथ शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे भी हैं, महाराष्ट्र पर भी करेंगे हम खास बात। आप देख रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर हमारा खास कार्यक्रम वर्ल्ड्स बिगेस्ट इलेक्शन 2024। हम बात कर रहे हैं एग्जिट पोल्स की। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा अगर लोकसभा सीटें किसी राज्य में हैं तो वो है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर अगर पोल ऑफ एग्जिट पोल आप देखेंगे तो एनडीए को 29 सीटें मिलती दिख रही हैं और विपक्षी इंडिया गठबंधन को 19 सीटें मिलती दिख रही हैं। महाराष्ट्र को लेकर भी लगातार ये कहा जा रहा था कि यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त फाइट देखने को मिलेगी, लेकिन ये आंकड़े बता रहे हैं कि वहाँ पर एनडीए का जो पलड़ा है वो बहुत भारी है। महाराष्ट्र इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है कि बीते 5 साल बहुत उठापटक वाले रहे। वहाँ की दो बड़ी पार्टियाँ शिवसेना और एनसीपी, दोनों में वर्टिकल एक तरह से स्प्लिट हुआ, दोनों टूटी और एक धड़ा एनडीए की तरफ गया, दूसरा धड़ा इंडिया गठबंधन की तरफ। तो ये सोचा जा रहा था कि इस स्प्लिट का इन चुनावों पर क्या असर पड़ेगा। क्या उद्धव ठाकरे और शरद पवार को सहानुभूति की लहर है उसका फायदा होगा? लेकिन ये पोल ऑफ पोल्स बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है। 29 सीटें 48 में से यहाँ एनडीए को मिलती दिख रही हैं, 19 इंडिया गठबंधन को। हमारे साथ प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी के हैं आनंद दुबे। आनंद जी, आपका स्वागत है। ये जो पोल ऑफ एग्जिट पोल्स है वो बता रहा है कि इंडिया गठबंधन को सीटें वैसी नहीं मिल रही हैं जैसी उम्मीद की जा रही थी। उद्धव ठाकरे को उम्मीद थी कि इस बार उनका प्रदर्शन शानदार होगा, उन्हें एक तरह से शिंदे जो है उन्होंने धोखा दिया है, तो जनता उन्हें इसके बदले में वोट देकर, सीट देकर पुरस्कृत करेगी, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। सुशील जी नमस्ते। वैसे तो हम सभी एग्जिट पोल का सम्मान करते हैं, किसी एग्जिट पोल पर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा नहीं करना चाहते, न तो उन्हें निराश करना चाहते। लेकिन एक बात बहुत ही जिम्मेदारी से, ईमानदारी से कहता हूं कि यह सारे एग्जिट पोल 4 जून को धराशायी हो जाएंगे। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी 28 से 32 सीटें जीतेगी, बची हुई 16 से 20 एनडीए बीजेपी के नेतृत्व में जीतेगी। हमारा हृदय बहुत बड़ा है, हम बाकियों की तरह अनाप शनाप बकवास नहीं करते, हम विपक्ष को भी उनका स्थान देते हैं। अगर 16 से 20 सीटें विपक्ष पाती है तो भी उनके लिए सम्मानजनक सीटें हैं। लेकिन महाराष्ट्र में अगर आंकड़ों पर बात करें
तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी 27% के साथ और शिवसेना 23% के साथ 41 सीटें पाई थी। अगर बीजेपी का जो 27 से कमजोर हुआ है उसको 27 भी पकड़ूं तो उनके साथ जो नकली शिवसेना और नकली राष्ट्रवादी गई है, अगर उनके भी 3-3 पकड़ूं तो 6 होते हैं, 27-6 मिलाकर 33 होते हैं। और 1% राज ठाकरे और 1% आरपीआई का भी पकड़ूं तो भी 35 के ऊपर वो नहीं जा पा रहे हैं। और अगर वो 35 पे रुक रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि जो बचे हुए 65 है उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा महाविकास आघाड़ी के साथ है, कांग्रेस और राष्ट्रवादी और शिवसेना के साथ है। तो ये जो हम कह रहे हैं 28 से 32, ये इसी आधार पर कह रहे हैं क्योंकि पूरे देश में एक तरफा अगर कहीं मोदी लहर होगी भी, लेकिन महाराष्ट्र में कहीं नहीं दिखाई दिया। महाराष्ट्र की जनता को यह राजनीति पसंद नहीं आई कि पीठ में छुरा भोंका गया, दो बड़ी पार्टियों को तोड़ा गया, एक चलती फिरती सरकार को गिराया गया। और मैं ये जो बीजेपी के प्रवक्ता मुस्कुरा रहे हैं ना, 4 जून को जरूर याद से आप एक बार फिर मुझे बुलवाइएगा। अगर ये 29-19 का आंकड़ा आ गया तो आप जो शर्त लगाएंगे मैं मानूंगा, लेकिन हम बार बार एक ही चीज कह रहे हैं कि ये उल्टा हो जाएगा, 29-19 हो जाएगा, 29 महाविकास हो जाएगी और 19 बीजेपी हो जाएगी। और उसके 3-4 महीने बाद विधानसभा है, इसका फटका बीजेपी को विधानसभा में भी जरूर लगेगा क्योंकि महाराष्ट्र सब कुछ माफ कर सकता है, पीठ में छुरा अगर आपने भोंका है तो महाराष्ट्र कभी माफ नहीं करता। जी बिल्कुल बिल्कुल दुबे जी, आपकी बात सुनिए। आप एग्जिट पोल्स को एक तरह से नकार रहे हैं, उनके नतीजों को। शहजाद पूनावाला हमारे साथ हैं। शहजाद जी मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुराना वैसे सबको चाहिए, ये लोकतंत्र का उत्सव है, सब इसको अच्छे उसमें लें। शहजाद साहब, लेकिन संक्षेप में मैं चाहूँगा आपका जवाब। महायुति क्या अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगी जैसा कि आनंद दुबे कह रहे हैं? हाँ, उससे पहले केवल 10 सेकंड की अनुमति दीजिए। मैं हालांकि भाजपा से हूँ, परंतु जिस शालीनता और विनम्रता से मुकेश नायक जी ने और परिपक्वता से उन्होंने बातें रखी है, मैं तो कई दिनों से कांग्रेसियों के साथ डिबेट कर रहा हूँ और सभी आकर लगातार मीडिया को, एग्जिट पोल को गालियाँ दे रहे हैं, परंतु जिस विनम्रता से और शालीनता से मुकेश जी ने बात रखी है तो मैं उसको पर्सनली अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही शालीनता और विनम्रता से, और मुझे लगता है कि हम सभी को इस प्रकार की विनम्रता दिखानी चाहिए, मुझे भी। देखिए, जहाँ तक सवाल है आनंद जी का, आनंद जी मेरे अच्छे मित्र हैं। आनंद जी, आप ये भूल जाते हैं कि मोदी जी की बड़ी फोटो लगाकर उद्धव जी और उनके सुपुत्र ने वोट मांगे थे 2019 में, जिसके बल पर हमारी वहाँ पे लोकसभा की सीटें भी आई थी और राज्य सरकार भी आई थी। सबसे पहले बाला साहेब ठाकरे जी और उनके सिद्धांतों और हमारी सरकार के पीठ में छुरा घोंपने का काम तो उद्धव जी ने किया। आज तो आप सावरकर जी के साथ नहीं टिक पाए, आप हिंदुत्व के साथ नहीं टिक पाए हैं। भाई, कांग्रेस और वोट बैंक के चक्कर में आपने किस किस प्रकार की चीज़ों को स्वीकार लिया है। आपके तो मंत्री पद, आपने तो असलम शेख को मंत्री बनाया था जिसने याकूब मेमन की पैरवी की थी। तो बाला साहेब ठाकरे जी के सिद्धांतों को किसने छुरी से घोंपा है ये महाराष्ट्र की जनता जानती है और उन्होंने सिंपैथी के लिए वोट किया है, परंतु वो सिंपैथी भाजपा के लिए है। और इसीलिए आप तो 29-19 दिखा रहे हैं सुशील जी, परंतु मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में, क्योंकि मैं तो खुद महाराष्ट्र से, मेरे नाम में पूना है, तो मैं तो आपको कह रहा हूँ कि 29 से भी अधिक हम लोग की सीटें होंगी एनडीए की। और वहां पर आप देखेंगे कि लोग उद्धव ठाकरे जी को स्पेशली पनिश करेंगे। शरद पवार फैक्शन को फिर भी 1-2 सीट मिल जाए तो ठीक है, उद्धव ठाकरे जी के फैक्शन को तो पनिश करने वाले हैं। जी, मैं बाकी मेहमानों से भी करूंगा बात। 2 और राज्य हैं और ये भी बहुत दिलचस्प हैं जिन पर हमें बात करनी चाहिए। इनमें एक है पंजाब और दूसरा है हरियाणा। हम पंजाब में देखेंगे कि पंजाब का जो पोल ऑफ एग्जिट पोल्स है वो क्या कहता है, और यहाँ इंडिया गठबंधन के लिए थोड़ा खुश होने की बात है। मुकेश नायक थोड़ा खुश होंगे कि पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से 5 कांग्रेस को मिलती दिख रही हैं एग्जिट पोल्स के मुताबिक, 1 शिरोमणि अकाली दल को, 4 आप को, बीजेपी को 2 और अन्य को 1। तो अगर आप 5 और 4 9, अगर आप इंडिया गठबंधन को देखें तो 13 में से 9 सीटें यहाँ इंडिया गठबंधन को मिलती हुई दिख रही हैं। लेकिन ये इंडिया गठबंधन पंजाब के अंदर नहीं था, ये इंडिया गठबंधन पंजाब के बाहर था। यहाँ एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के बाद इतनी सीटें मिल रही हैं। तो अगर आप दिल्ली के हिसाब से देखें तो इंडिया गठबंधन, और पंजाब के हिसाब से देखें तो विपक्षी पार्टियां कांग्रेस और आप। लेकिन कांग्रेस और आप को 9 सीटें एग्जिट पोल्स के मुताबिक दिख रही हैं। और इसी के साथ हम हरियाणा का भी नतीजा बताते हैं, जहां हरियाणा में
कृषि कानून को लेकर जो ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद ये बात लग रहा था कि वहाँ बीजेपी से काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है, लेकिन पोल ऑफ एग्जिट पोल्स जो है वो बता रहा है कि बीजेपी को यहाँ 10 में से 7 सीटें मिलती दिख रही हैं, कांग्रेस को 3 सीटें मिलेंगी। तो हरियाणा में जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी कि शायद बीजेपी को यहाँ नुकसान हो, उसके ठीक उलट पोल ऑफ एग्जिट पोल्स का नतीजा यहाँ आता दिख रहा है। लेकिन ये असली नतीजे नहीं है। दर्शकों को हम बता दें कि ये नतीजे वो हैं जिन पर हम अगले 36 से 40 घंटे और खुश हो सकती हैं पार्टियां, लेकिन उसका 40 घंटे बाद असली नतीजा 45 घंटे बाद आने वाला है और वही असली नतीजा होगा जिस पर सरकार बनेगी। हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं, मुकेश नायक जी हैं। मुकेश जी, पंजाब का जो नतीजा है, इससे तो आपका चेहरा कम से कम खिल जाना चाहिए, मुस्कुराइए। देखिए, पंजाब में पहले बीजेपी अकाली दल के साथ चुनाव लड़ती रही है और जितनी सीटें अभी जीतने का अनुमान है, इतनी सीटों पर तो बीजेपी पंजाब में कभी चुनाव लड़ती नहीं थी पहले। अभी जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में तालमेल उतना नहीं बन पाया, वो एक स्ट्रैटेजिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई जिसकी आवश्यकता थी। आम आदमी को ये लग रहा था कि हम विधानसभा की इतनी सीटों पर जीते हैं तो हमारी हिस्सेदारी ज्यादा होना चाहिए, हम ज्यादा सीटें यहाँ से जीत सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को ऐसा नहीं लग रहा था। इसके कारण आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो इंडिया के घटक दलों में दूसरे राज्यों में जिस तरह का तालमेल और समन्वय बनता था, यहाँ नहीं बना और उसके कारण नुकसान हो सकता है, मैं इसको स्वीकार करता हूं। लेकिन मेरा अनुमान यह है कि कांग्रेस को यहाँ ज्यादा सीटें मिलेंगी और बीजेपी को उतनी सीटें नहीं मिलेंगी जितना अनुमान आप एग्जिट पोल में इसमें पंजाब में इसी के साथ बता दें संक्षेप में। हरियाणा में एक निक ऑफ द मूवमेंट में हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को हटाया गया, जिनकी अच्छी पकड़ थी, जो रूट्स को समझते थे इलेक्शन की हरियाणा में, और निक ऑफ द मूवमेंट में एक मुख्यमंत्री को हटाना और दूसरे मुख्यमंत्री को लाना, उससे जरूर बीजेपी को नुकसान वहां पर हुआ और वो सोचते थे कि जिस एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को पूर्व मुख्यमंत्री के रहते वो कम कर ले जाएंगे, ऐसा हरियाणा में नहीं हुआ और जिस तरह का वातावरण पूरे हरियाणा में बना, उसमें यह था कि वहां बदलाव लाना है, परिवर्तन लाना है। लेकिन एग्जिट पोल्स तो बदलाव लाते नहीं दिख रहे हैं। एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि बीजेपी आगे है हरियाणा में। तो बहुत संक्षेप में जवाब चाहूंगा। वही मुझे आश्चर्य है कि मेरा अनुमान ऐसा नहीं है जैसा एग्जिट पोल बताते हुए दिखाई दे रहा है, फिर भी जो रिजल्ट आएगा उसको हम सिर झुकाकर स्वीकार करेंगे। जी, एग्जिट पोल्स की उम्र बस कुछ घंटे होती है, उसके बाद एग्जैक्ट पोल जो है अगले 5 साल उसकी उम्र रहती है। इंतजार करेंगे हम उसका। हमारे पास अभी कुछ और खास राज्य हैं, उनकी भी राजनीति बहुत दिलचस्प है। हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इसके बाद अभी बिहार पर बात करेंगे, ओडिशा पर बात करेंगे दक्षिण भारत के राज्यों पर जहां से बीजेपी को बड़ी उम्मीद थी कि वहां एग्जिट पोल्स क्या कहें। वर्ल्ड्स बिगेस्ट इलेक्शन 2024 पोल ऑफ पोल्स आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम और हम बात कर रहे हैं कि क्या इस एग्जिट पोल्स का जो निचोड़ है वो है पूरे भारत की अगर हम बात करें तो 543 में से 365 सीटें जो हैं वो एनडीए को मिली हैं और उसमें बीजेपी का आंकड़ा है 317 है और विपक्षी इंडिया गठबंधन को अगर आप देखें तो 146 सीटें मिलती दिख रही हैं और कांग्रेस की सिर्फ 61 सीटें उसमें हैं। ये एग्जिट पोल्स का निचोड़ है, तमाम एग्जिट पोल्स का। और इसमें भी अगर आप दक्षिण भारत के राज्यों की तरफ देखें तो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वहां से बीजेपी को इस बार बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी। केरल की हम बात करें, केरल की 20 में से 13 सीटें जो है वो यूडीएफ और 7 सीटें एलडीएफ को मिलती दिख रही हैं। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की 39 सीटें हैं, एनडीए को 3, इंडिया को 34 और 2 सीटें अन्य को मिलती हुई दिख रही हैं। ये तमिलनाडु का आंकड़ा है। इसके बाद जो है हम जो अगला राज्य है वो है कर्नाटक, जहां बीजेपी की सरकार रही, अब कांग्रेस की सरकार है। यहाँ एक बार फिर एनडीए
भारी धमाकेदार वापसी करती दिख रही है। 24 सीटें उनको मिल रही हैं, इंडिया गठबंधन को यहाँ 4 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। इसके अलावा जो है तेलंगाना भी एक बहुत अहम राज्य है। यहाँ एनडीए को 7 सीटें, इंडिया को 3 सीटें, बीआरएस को 5 सीटें और अन्य को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। तो यहाँ एनडीए को 7 सीटें। और आंध्र प्रदेश को अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश में इस बार बीजेपी ने टीडीपी के साथ गठबंधन किया और इसका फायदा साफ दिख रहा है। एनडीए को यहाँ 20 सीटें मिलती दिख रही हैं और वाईएसआर कांग्रेस को 5 सीटें मिलती दिख रही हैं, जो राज्य की सत्ता में है। तो एग्जिट पोल्स ये बता रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में बहुत शानदार वापसी कर रही है बीजेपी, कर्नाटक बहुत शानदार वापसी कर्नाटक में बीजेपी की है और तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी एनडीए ने अपना खाता खोला है। 3 सीटें एनडीए को यहाँ मिलती दिख रही हैं। तो हम इन तमाम राज्यों पर बात करेंगे। सबसे पहले शहजाद पूनावाला, आपसे एक सवाल, इन तमाम राज्यों में जो एग्जिट पोल्स के नतीजे हैं, क्या वो आपकी उम्मीद के मुताबिक हैं या आपको इसमें भी अभी कुछ और सुधार की गुंजाइश नजर आ रही है? देखिए, डायरेक्शनली मुझे लगता है कि ये हमारी उम्मीद के मुताबिक ही है और मैं आपको इसमें 2-3 पॉइंट्स या टेकअवेज बताता हूँ। एक ट्रेडिशनल नैरेटिव ये बनाया गया था कि भारतीय जनता पार्टी केवल नॉर्थ और सो कॉल्ड काउ बेल्ट की पार्टी है, मैक्सिमम थोड़ा वेस्ट में चली जाती है तो वहाँ पर उसको मिल जाता है, परंतु ईस्ट और साउथ ये अनटचेबल एरियाज माने जाते थे भारतीय जनता पार्टी के लिए। आज अगर आप सारे एग्जिट पोल्स देखेंगे तो ओडिशा में बड़ी बढ़त, बंगाल में बड़ी बढ़त, ये ईस्ट पे हो गया। फिर साउथ में आते हुए तेलंगाना में, जहां पर कांग्रेस की अभी हाल ही में सरकार आई है, वहां पर भी बड़ी बढ़त। आंध्र में अच्छे अलायंस की वजह से बड़ी बढ़त। तमिलनाडु और केरला में हमारे ग्रीन शूट्स कमल के खिल रहे हैं। कर्नाटका में हमारा रिटेन किया जा रहा है, पुदुचेरी में हम आ रहे हैं। तो ये दिखाता है कि किस प्रकार से ईस्ट और साउथ का जो नैरेटिव चलाया जाता था कि यार नॉर्थ में तो ठीक है पर साउथ में ये लोग साफ हो जाएंगे, वो कहीं ना कहीं ध्वस्त होता नजर आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जो इसी नैरेटिव को ले जाते हुए पॉलिटिक्स ऑफ नॉर्थ वर्सेस साउथ की जा रही थी, वो पूर्ण तरीके से आज ध्वस्त हो चुकी है वो पॉलिटिक्स। तीसरी बात, अगर आप देखें कि 10 साल के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो डिलीवरी और परफॉर्मेंस है वो इस प्रकार का है कि जब तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तो उनका वोट शेयर लगातार बढ़ता जा रहा है। जो नेहरू जी भी अपने समय पर उनका वोट शेयर गिरा था जब वो 62 में वापस लौट कर आई थी उनकी सरकार। तो मुझे लगता है कि इससे कुछ टेकअवेज ये है कि परफॉर्मेंस एंड डिलीवरीज मैटर और कांग्रेस पार्टी को चिंतन करना चाहिए कि क्यों 2011 के बाद उनकी ना कोई सरकार रिपीट होती है और जहां उनकी सरकार है, जैसे हिमाचल, जहां कर्नाटका, जहां तेलंगाना, वहां पर भी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। मतलब छोटे ही समय में लोग उनको परख लेते हैं। जी फराज साहब, आपसे मैं ये सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से ज़्यादा एक तरह से सर्वे एजेंसीज के साथ करीबी से काम करने वाले एक विशेषज्ञ के तौर पर पूछूंगा। दक्षिण भारत में आपको लगता है कि बीजेपी ने नैरेटिव बदल दिया है कि वो दक्षिण भारत की पार्टी नहीं है? दक्षिण भारत में जैसे केरल और तमिलनाडु में कहा जा रहा है, ख़ासतौर पे तमिलनाडु में, कि बीजेपी के अंकुर फूटे हैं और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में तो बीजेपी एक बार शानदार प्रदर्शन करती दिख रही है। तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बीजेपी का जो नैरेटिव है वो नैरेटिव जो पहले था वो सुशील जी आज भी है कि ये देश में नफरत फैला करके, भाई को भाई से लड़ा करके और वोट लेने की हमेशा इन्होंने कोशिश की है। अब आप देखिए कि इसमें एक बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस है जो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं कि तेलंगाना में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी इतनी सीट्स आएंगी, लगभग सारे ओपिनियन पोल्स या सारे एग्जिट पोल्स वही दे रहे हैं। जो उड़ीसा में प्रधानमंत्री जी ने कहा लगभग वही सारी सीटें आ रही हैं, और वेस्ट बंगाल में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम इतनी सीटें जीतेंगे, तो सारे के सारे एग्जिट पोल्स उसी लाइंस पर जा रहे हैं। तो अब आप इसको 1+1=2 कर सकते हैं। दूसरा एक मैं बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, कल मैं एक एग्जिट पोल देख रहा था, मैं उस चैनल का नाम नहीं लूंगा, लोक जनशक्ति पार्टी, शहजाद भाई बताएंगे कि 5 सीटें बिहार में इलेक्शन लड़ रही है और उनको एक चैनल दिखा रहा था कि वो 6 सीटें जीत रही हैं। तो मतलब ये कौन से एग्जिट पोल्स हो रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगेन आई वुड से दैट विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द एग्जिट पोल्स एंड आपकी जो मेथोडोलॉजी है। दूसरी बात, ज्यादा नहीं, अभी 6 महीने पीछे चले जाइए, ज्यादातर एग्जिट पोल्स छत्तीसगढ़ में क्या दिखा रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, हुआ उसका उल्टा। ज्यादातर एग्जिट पोल्स दिखा रहे थे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार जा रही है, हुआ उसका उल्टा। तो अभी जो एग्जिट पोल्स आप दिखा रहे हैं, आप देखिएगा कि ये बिल्कुल इसके रिजल्ट्स उल्टे आएंगे। दूसरी एक और बात, इंपॉर्टेंट बात है, 20 सेकंड बस सुशील जी दे दीजिएगा, कि एज अ व्यूअर अगर मैं ये देखूं कि तेलंगाना में पी मार्क ने मान लीजिए 6 सीटें दी बीजेपी को,
तो चाणक्य 12 सीटें दे रहा है। अब ऐसा दर्शक मैं 6 मानूं कि 12 मानूं, तो डिफरेंट जो एजेंसीज हैं वो इतना ज्यादा वेरिएशंस है स्टेट्स में, खासकर साउथ में अगर आप बात करिएगा तो इट इज वेरी हार्ड टू बिलीव। बिल्कुल। और सर्वे एजेंसीज की जो मेथोडोलॉजी है, जो उनका सैंपल साइज है, जो उनके ग्राउंड पर जो काम करने वाले लोग हैं, इस सब पर भी नतीजा काफी हद तक निर्भर होता है। लेकिन इस बार जिस तरह से एक तरफा एग्जिट पोल्स के नतीजे आए हैं, वो देखना है कि एग्जिट पोल से मेल कितना खाते हैं और कितना नहीं। कुछ ही घंटे बाकी हैं, ब्रेक लेते हैं और उसके बाद ओडिशा और पश्चिम बंगाल पर भी बात करेंगे, दो और अहम राज्य कि यहां एग्जिट पोल्स क्या सटीक भविष्यवाणी कर रहे हैं या नहीं। वर्ल्ड्स बिगेस्ट इलेक्शन 2024 में आपका फिर स्वागत है। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की एक बहुत ही दिलचस्प राज्य, जहां ममता बनर्जी एक बार फिर ताल ठोक कर खड़ी थी, लेकिन लगता है इस बार उनका किला बीजेपी ने और ज्यादा तोड़ा है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक पश्चिम बंगाल के 42 में से 22 सीटें एनडीए को मिलती दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन, जिसमें तृणमूल कांग्रेस सबसे प्रमुख है, उसे 19 सीटें और अन्य को 1। ये कैसे हो गया? अगला राज्य देखते हैं ओडिशा, जहां नवीन पटनायक की सरकार है और यहां भी बीजेपी इस बार बहुत जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई दिख रही है। लोकसभा चुनाव में ओडिशा की 21 में से 15 सीटें बीजेपी को मिलती दिख रही हैं। सत्तारूढ़ बीजेडी को 5 और कांग्रेस को 1 सीट वहां मिलती दिख रही है। मध्य प्रदेश एक और बड़ा राज्य, यहां 29 लोकसभा सीटें हैं, 28 पर बीजेपी जीतती दिख रही है और 1 सीट इंडिया को मिलती दिख रही है। तो 3 बड़े राज्य और तीनों में ही बीजेपी का शानदार प्रदर्शन होता दिख रहा है। मुकेश नायक जी, क्या आपको लगता है कि वास्तव में ऐसा है? और सबसे दिलचस्प, क्या पश्चिम बंगाल में इस बार ममता बनर्जी को इतनी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा लोकसभा चुनाव में? संक्षेप में आपका जवाब, मेरे पास समय बहुत कम है, अगर 30 से 35 सेकंड में जवाब दें तो। जी, मुझे नहीं लगता कि इतनी कम सीटें ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में आएंगी। ये बात जरूर है कि अधीर रंजन चौधरी जी से उनका तालमेल ठीक नहीं था, इसके कारण उतना समन्वय पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का नहीं बन पाया जितनी आवश्यकता थी। फिर भी हम लोगों ने घटक दल का सदस्य होने के नाते ममता बनर्जी को पूरा डेमोक्रेटिक स्पेस पश्चिम बंगाल में प्रोवाइड किया। मैं ममता बनर्जी को जानता हूं। मैं जब मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस का अध्यक्ष था, तब वो पश्चिम बंगाल की युवक कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये 2 संगठन सबसे बड़े भारत में माने जाते थे और मैं उनके काम करने के ढंग को, संघर्ष करने की क्षमता को और उनके साहस को मैं भली भांति जानता हूं। तो निश्चित है कि आपको एग्जिट पोल्स पर यकीन नहीं है, इस नतीजे पर यकीन नहीं है। शहजाद साहब, बहुत संक्षेप में आपसे 30 सेकंड में जवाब, क्या यही होगा जैसा एग्जिट पोल्स कह रहे हैं? देखिए, जब से ममता दीदी की सरकार 21 में आई है, उसके बाद भ्रष्टाचार, संदेश खाली का मामला, तुष्टीकरण की राजनीति, हिंसा की राजनीति, इसका जवाब आज पश्चिम बंगाल की जनता ने दिया। और ओडिशा में भी अगर आप देखेंगे तो वहां की जनता ने बहुत मौका दिया है बीजेडी की सरकार को। दोनों ही राज्य विकसित भारत की जो मुख्य धारा है उससे दूर रहे हैं। और एक समय था पश्चिम बंगाल में हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम भी होती थी, हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन टू इंडस्ट्रियल सेक्टर होता था, अब वो नहीं है। तो ये चीजों को बदलने के लिए मोदी जी पर विश्वास रहता है। समय बहुत कम था और बहुत अच्छी बात आपने संक्षेप में अपनी बात रखी है। मेरे साथ फराज साहब भी हैं। फराज साहब, आपके फाइनल कमेंट्स में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर नहीं, सर्वे एजेंसीज के साथ आपके अनुभव के आधार पर एक बार जानना चाहूंगा। मैं चाहता हूं आप बिल्कुल निष्पक्ष राय दें, किसी पार्टी के पक्ष और विपक्ष में नहीं, कि आप एग्जिट पोल्स को कैसे देख रहे हैं। देखिए सुशील जी, मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगा। परसों का इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लीजिएगा और उसमें उत्तर प्रदेश के बारे में लिखा हुआ है कि जो इंडिया और एनडीए की जो फाइट्स हैं, जो बहुत ही कांटे की टक्कर है, वो करीब 25 से 30 सीटों पर हैं। अब मैं उस खबर को सही मानूं कि जो सर्वे एजेंसीज कह रही हैं वो सही मानूं, या एक बहुत बड़ी सर्वे एजेंसी है जिसने अभी आज या कल इंडियन एक्सप्रेस में उसने लिखा है, आई थिंक कल,
कि 2019 के चुनाव में उनका जो सैंपल साइज था पूरे देश में वो करीब 25,000 था और उनके जो जितने भी एग्जिट पोल्स के जो अनुमान थे वो सब गलत हो गए। तो मुझे लगता है कि 40 घंटे इंतजार कर लीजिए, ये आंकड़े जो हैं ये पलट जाएंगे। सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया फराज साहब और मेरे सभी मेहमानों का इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। एग्जिट पोल्स के नतीजे थे, पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक एनडीए की सरकार धमाकेदार एंट्री कर रही है और हैट्रिक बना रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन एग्जैक्ट पोल्स जो हैं उसके नतीजे आने में अब 40 से 45 घंटे ही बचे हैं। 1 से 2 दिन अब कल एग्जिट पोल्स पर चर्चा होगी और चर्चा करना और इस तरह के बहस करना बहुत ही दिलचस्प समय गुजारने का एक तरीका होता है। तो एग्जिट पोल्स ने कम से कम अगले कुछ घंटे इस तरह की बहस को करने के लिए एक बहुत बढ़िया बहाना भी दिया है। देखना है कि एग्जिट पोल्स एग्जैक्ट पोल से कितने करीब रहते हैं या कितने दूर रहते हैं। कुछ ही घंटों की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सभी मेहमानों का। वक्त एक ब्रेक का।